हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि न्यू बजट हमारा आ चुका है, तो उसमें टीडीएस जो सबके इनकम पे डिडक्ट होता ही है। आपको सैलरी मिल रही है या कहीं से पेमेंट मिल रही है तो आपका टीडीएस तो डिडक्ट होता ही। अभी टीडीएस डिडक्ट क्यों होता है? देखिए, टीडीएस जो डिडक्ट होता है क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है कि आप जो भी इनकम आप अर्न करने हैं उसके बाद आईटीआर फाइल करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, पहले से ही टीडीएस डिडक्ट कर लेती है और उसको फिर वो आप ही के पैन कार्ड पे शो करवा दी। सपोज दैट कि अब मुझे पेमेंट मिल रही है, मुझे सैलरी मिल रही है, तो मेरा जो अमाउंट होगा उसमें से जो भी परसेंटेज है वो टीडीएस डिडक्ट करके मेरे ही पैन कार्ड के अगेंस्ट में चढ़ा दिया जाएगा, फाइल कर दिया जाएगा सामने वाले जो एम्प्लॉयर है। और वो सारा का सारा डेटा जो है मेरे इनकम टैक्स पे जब मैं अपना 26 AS देखूंगी तो उस पर मुझे शो होगा। बट इनकम तो कई तरह की होती है, तो ऐसा तो नहीं सिर्फ सैलरी वालों का ही टीडीएस करता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए डिटेल में वीडियो लेकर आई हूँ कि कितने टाइप्स के टीडीएस रेट्स होते हैं और उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होगी। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर मेजर पॉइंट्स हम देख लें कि एक होता है टीडीएस, एक होता है टीसीएस। टीसीएस तो आप लोगों ने कम सुना होगा, पर टीडीएस वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कई बार, क्योंकि आप प्रॉपर्टी लीजिए, सेल कीजिए, किसी से आपको एज अ कॉन्ट्रैक्टर आपको पेमेंट मिल रही है, जब प्रोफेशनल आपको पेमेंट मिल रही है या आपको रेंट मिल रहा है, आप रेंट पे कर रहे हैं, तो हर जगह टीसीएस या टीडीएस का तो नाम आ ही जाता है। तो बट हाँ, लिमिट होती है, ऐसा नहीं हो। सबसे ज़्यादा तो बैंक्स में बड़ा रहता है कि हमने सुना है कि हमारे पास हमने एफडी कराई है और उस पर हमें इंटरेस्ट मिला तो बैंक टैक्स काट लेता है। तो वो टैक्स ही होता है बट उसका नाम टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब कि जहाँ से आपको इनकम हो रही है वहीं पे टीडीएस डिडक्ट करके, टैक्स डिडक्ट करके आपको बचा हुआ अमाउंट दे दिया जाएगा। सपोज दैट आपको 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट हो रही है, हम भी एक जस्ट एन एग्जांपल, और उस पर तो है सपोज दैट आपको 100 रुपीज़ की इनकम हो रही है, सिंपल एग्जांपल देते हैं, और सपोज दैट उस पर 10% का जो है टीडीएस है, तो आपको क्या होगा, 90 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। 10 रुपीज़ आपके पैन कार्ड, अगर आपने पैन कार्ड दिया है तो आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में आपके आईटीआर पे, इनकम टैक्स आईडी पे वो शो होने लगेगा 26 AS में। तो जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको वो दिखेगा, तो वहां से आप उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैन कार्ड ही नहीं देंगे सपोज दैट, तो वो 10 रुपीज़ आपका डिडक्ट होगा ही। इवन 10 नहीं, डबल डिडक्ट होता है, 20% डिडक्ट होता है, और वहां पे फिर है वो आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, वो आपको मिले कैसे मिलेगा, आप अपना पैन कार्ड ही नहीं देंगे तो ये चीज़ है। तो फिर टीडीएस सेक्शन, कितने सारे सेक्शंस होते हैं, और लिमिट्स। लिमिट तो ऐसा तो नहीं कि हर एक अमाउंट पे आपका डिडक्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है, टीडीएस रिफंड कैसे ले सकते हैं, किस तरह से हम, क्या स्ट्रेटजी होती है कि हमारा टीडीएस कटे ही ना। पॉइंट है ना। ठीक है, बाद में हमें मिल जाता है, पर बाद में तब मिलता है जब हमारी इनकम स्लैब रेट में वो नहीं आता। अभी जैसे अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख तक इनकम है, अगर आपको 12 लाख तक इनकम हो जाती है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। सपोज इट नहीं होती तो सबसे पहले तो हम, ये जो हमारे पास ऑप्शंस है कि हमारा टीडीएस कटे ही ना, तो हम पहले उसको ही ट्राई करते हैं ना। फॉर्म 26 AS क्या होता है, AIS TIS क्या होता है। दिखने में तो 7 आइटम्स लग रहे हैं, बट आज हम बहुत डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टीडीएस, देखिए ये एक मैकेनिज्म है टैक्स के इवेजन को रोकने का, मतलब टैक्स बचाने का, रोकने का। टीडीएस आपका कट गया तो क्योंकि ये रूल्स बना रखे हैं, आप उसको नहीं क्लेम करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये इनकेस आपको क्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आपकी इनकम ही उतनी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पेयर की, पेमेंट बिफोर डिडक्शन टीडीएस एंड सर्टेन परसेंट। कौन डिडक्ट करता है, बैंक डिडक्ट करता है। जो आपको कोई भी आपको पेमेंट कर रहा है और आपकी पेमेंट टीडीएस के अंडर में आ जाती है, लिमिट क्रॉस कर जाती है, तो आपको डिडक्ट होगा ही। उसके बाद है गवर्नमेंट, इस तरह से क्या करते, गवर्नमेंट ट्रैक कर लेती कि आपको कितनी इनकम हो रही है, एक प्रॉपर पैन कार्ड पे कितनी इनकम हो रही है, उस सब चीज़ को क्या किया जाता है, ट्रैक किया जाता है। ठीक है, एक होता है टीसीएस। टीसीएस का होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये परचेजेस पे होता है। टीसीएस ज़्यादातर जो आपके ई कॉमर्स वाले पर्सन होते हैं उनके पास टीसीएस का उनका डिडक्शन होता है। तो जो भी परचेजेस पे टीसीएस होता है, टीडीएस इनकम पे होता है, टीसीएस परचेजेस पे होता है। तो एक मैकेनिज्म इसका भी एक मैकेनिज्म है जो टैक्स को रोकेगा। और एक मेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैक्स पेयर को कलेक्ट पेमेंट, जब पेमेंट आप करते हो उसी समय जो है आपको टीसीएस को डिडक्ट कर लिया जाएगा। टीसीएस भी आपको मिल जाता है, टीसीएस का भी रिफंड आप ले सकते हो, टीडीएस का भी रिफंड ले सकते हो। टीसीएस का रिफंड आपको जीएसटी पोर्टल पे मिलता है। ठीक है, अब टीडीएस देखिए, टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
टीसीएस की होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 24-25 है, अब 25 एंड 26 आएगा, जिसका असेसमेंट ये 26-27 होगा। सारे के सारे टीडीएस आपके एक ही प्लेस पे दिखेंगे, 26 एएस में ही दिखेंगे। ठीक है। बेनिफिट्स आपको सेक्शन 87 ऑल्सो गिवन सैलरी इनकम डिडक्टेड टीसीएस टीडीएस, जो आपको 87 डे के जो बेनिफिट्स मिलता है वहीं पे आपको सैलरी में जो बेनिफिट्स मिलता है जहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट होता है वो भी आपको रिफंड आप ले सकते हैं। रिफंड कम लेके जब आपका टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपकी इनकम नहीं बन रही होगी। अगर हम ओल्ड की बात करें तो 2.5 लाख तक बिल्कुल जीरो है, 2.5 से 5% तक 5% का इंटरेस्ट है। बेशक से न्यू आपकी जो टैक्स रिडीम आ रही है उसमें आपका 5 लाख तक का जो है आपको रिबेट मिलके आपको वहाँ पे जो टैक्स नहीं लगता है। बट हाँ 2.5 लाख के ऊपर है तो आपकी इनकम आपको टैक्स तो आईटीआर तो फाइल करनी होगी अगर आप बिलो 60 हैं। अगर आप 60 के अबव हैं तो आपका जो है आपकी जो इनकम की जो रेट है वो आपकी 3 लाख हो जाती है। ठीक है, अप टू। और अगर आप 80 के एज में आते हो तो 5 है। ठीक है, ये वाली जो फर्स्ट स्लैब रेट है ये 5 तक जाएगी। और 10 लाख के ऊपर आपका कितना जाएगा, 30%। इसमें मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इसमें क्या, अगर आपकी एज 60 बिलो है, ठीक है, 60 से अगर आपकी एज कम है तो आपका जो एग्जिम्पशन होता है वो 2.5 लाख तक है। ठीक है, और अगर आपका 60 से 80 के बीच में है तो 3 लाख का होता है, और 80 के अबव है तो आपका 5 लाख है। ये आपकी एग्जाम्पशन लिमिट होती है। इतने तक आपकी इनकम है तो आप टैक्स नहीं भी भरे तो चलेगा, बट इसके ऊपर है, हाँ बेशक से आपको रिबेट मिलकर टैक्स नहीं लगता है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख तक भी ओल्ड रिजीम वालों को टैक्स नहीं है, बट पॉइंट ये कि आपको आईटीआर तो फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद है टैक्स स्लैब रेट न्यू की बात करें तो देखिए 4 लाख तक जीरो है। अब पॉइंट आप सोच रहे होंगे तो आपने जैसे सुना है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं है। 12 लाख तक टैक्स नहीं है, बट ठीक है, 12 लाख के ऊपर अगर इनकम जाती है तो आपका सारा लगता है। मेन क्या है कि यहाँ पे टैक्स बनता है 20,000, यहाँ पे बनता है 40,000, 10%। तो ये 60,000 का आपको जो है रिबेट मिल जाता है, तो ये आपका 12 लाख तक का जीरो हो जाता है अगर आपकी 12 लाख तक इनकम है। प्लस अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको 75,000 का और जो है, हाँ 75,000 का आपको जो है और एक रिबेट मिल जाता है। तो 12,75,000 तक आपका कोई टैक्स नहीं लगता। बाकी स्लैब रेट आपके सामने ही है, अबाउट 24 लाख पे आपका 30% रहेगा, जो अब जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगी उसके लिए है। अब देखिए सेक्शन 192, ये किस लिए आता है, टीडीएस ऑन सैलरी। आपका सैलरी और पेंशन पे जो टीडीएस करता है वो सेक्शन 192 के अंदर आता है। रेट एज पर स्लैब रेट होता है। लिमिट होती है आफ्टर टैक्सेबल लिमिट, जो टैक्सेबल के बाद जो लिमिट है। मीन्स अगर आने वाले फाइनेंशियल में अगर आपका 4 लाख से इनकम जा रहा है, 4 लाख के ऊपर जा रहा है, आप 60 बिलो है तो ही आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और प्लस क्या है कि अगर आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर में जो भी कंपनी सैलरी आपको पे कर रही है, प्लस आप उनको बता देते कि आपकी ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके और कहीं इनकम नहीं है, और कंपनी से आपको इतनी सैलरी मिल रही है 12,75,000, तो आपका कंपनी भी टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगी। उसके बाद है सेक्शन 192A की बात करें। देखिए टीडीएस और प्री मिच्योर विड्रॉल ऑफ ईपीएफ। ईपीएफ का पैसा जो है आप प्री मिच्योर निकालते हैं 50,000 के ऊपर तो आपका 10% के रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेक्शन 193 किस लिए आता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। आपके पास सिक्योरिटी से शेयर्स डिबेंचर्स है, उस पर आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है 10,000 के ऊपर का आ रहा है तो आपका कितना टैक्स लगेगा, आपका 10% का टैक्स लगेगा। ठीक है, 10,000 के ऊपर के अमाउंट पे। सेक्शन 194 देखिए, ये आपको ऊपर सेम सेम लग रहा होगा बट सेक्शन चेंज होते जा रहे हैं। सेक्शन 194 डील करता है डिविडेंड से। आपको डिविडेंड की पेमेंट हो रही है 10,000 के ऊपर की हो रही है तो आपका रेट लगेगा 10% का। 10% का आपका जो टीडीएस डिडक्ट होकर आपको मिलेगा। 194A मोस्टली जो यूज होता है, कैसे यूज होता है, सब लोग एफडी तो जरूर कराते हैं। एफडी सब लोग कराते हैं, मैक्सिमम कराते हैं, चाहे आप प्राइवेट बैंक में कराइए, गवर्नमेंट बैंक में कराइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कराइए, पोस्ट ऑफिस में कराइए। तो खैर न्यू फाइनेंशियल में तो बहुत अच्छी चीज़ है कि लिमिट कर दिया 50,000 अगर एज 60 के बिलो है, और अगर 60 से आपका ऊपर एज है तो आपको 1 लाख तक का एग्जेम्पशन है। तो यहाँ पे आपका रेट कितना 10%। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पैन कार्ड देना है, क्योंकि ऐसा भी है अगर पैन कार्ड आप नहीं देते तो आपको ज़्यादा टीडीएस डिडक्ट होता है, और अगर आप पैन कार्ड नहीं देंगे तो जितना टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो आप उसका रिफंड ले कैसे पाएंगी। तो पैन कार्ड आपको ज़रूर देना है। जहाँ पे भी आपने एफडी कराई है एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल, उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 194 है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये आपका आता है सिक्योरिटीज़।
फेयरसेल बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये है एज 60 अबव के लिए। 60 से अबव के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए लिमिट है 1 लाख कर दी गई है। 1 लाख के ऊपर का अगर उनका इंटरेस्ट आता है तब उनका 10% लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। बिलो 60 के लिए 50,000 की अभी फिलहाल लिमिट है। अब हम आते हैं सेक्शन 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अलावा, लाइक आपको एफडी से आ रहा है, लोन से आ रहा है, एडवांसेस से आ रहा है, वहाँ आपकी लिमिट है 10,000। तो उसका क्या है, रेट भी आपका है 10%। सेक्शन 194B, मतलब आपकी इनकम अगर लॉटरी, विनिंग, कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड पजल, किसी भी इस टाइप की गेम से हो रही है तो वहाँ आपकी लिमिट 10,000 है। 10,000 के ऊपर की इनकम पे आपका सीधा 30% का जो है टैक्स लगेगा। टैक्स क्या, टीडीएस लगेगा, जिसको टीडीएस बोलते हैं, आम भाषा में हम लोग क्या टैक्स बोल देते हैं। उसके बाद सेक्शन 194B है, मतलब इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग कई सारे होते हैं, लोग खेलते हैं जिससे उनको इनकम होती है, उसकी भी लिमिट 10,000 है और रेट उनका कितना 30%। तो दोनों जो 194B और 194B है, दोनों में रेट तो सेम है, लिमिट भी सेम है, बस फर्क है थोड़ा सा कि किस चीज़ के लिए है। उसके बाद 194BB, अगर ऑनलाइन गेमिंग से है, रेट 30%, लिमिट है 10,000। बस हाँ मैंडेट ये रखना है कि आप अपना पैन कार्ड जरूर दें जहाँ पे भी आपका टीडीएस कट रहा है, अगर आपको रिफंड लेने में आप इंटरेस्टेड है तो। अगर नहीं है इंटरेस्टेड तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 194C, इसमें क्या चीज़ होती है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब कई जगह ऐसे होता है कि लोग एज अ कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करते हैं, तो अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं, ठीक है, तो फिर आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा 1% होगा। सपोज आपको 1 लाख की पेमेंट मिल रही है, और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 लाख की पेमेंट मिल रही है तो आपको 99,000 मिलेगी, 1% डिडक्ट होगी। और रेट अगर 2% है, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 2% है। अब इसमें क्या होते हैं, अब हम लिमिट्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि सारे अमाउंट पे तो हमेशा नहीं लगता है टीडीएस। तो लिमिट क्या है, 30,000 इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, 1 लाख इन एग्रीगेट ट्रांजेक्शन। मीन्स क्या है, सपोज दैट अब आपको पता है कि 30,000 आप पेमेंट करेंगे, 30,000 आपको पेमेंट मिलेगी तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। सपोज दैट आप आपस में बात कर लेते, ठीक है, तो 30,000 ना देके आप कम कर दीजिए, आप 29 दीजिए, 29,000 की सिंगल पेमेंट दीजिए। बट उस पर भी एक रूल है, एग्रीगेट, जहाँ आपका 29 हो गए 1 लाख के क्रॉस गया तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो हर चीज का यहाँ पे रूल प्रॉपर जो है वो बनाया हुआ है। उसके बाद सेक्शन 194D का है, अगर आपको इंश्योरेंस कमीशन मिलता है, आप इंश्योरेंस एजेंट है, सपोज रिलायंस हो गया, एलआईसी हो गया, कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया में, अगर आपको इंश्योरेंस कमीशन आता है। अब उसमें भी फर्क है, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी से आपको सैलरी आ रही है या फिर अदर दिन से, डोमेस्टिक से आ रही है तो आपको 10% और अदर से आपको कितना 5%। अब इसमें लिमिट क्या है, दोनों की लिमिट सेम है 20,000। पहले ये जो लिमिट थी, सॉरी 15% नहीं है, पहले ये जो लिमिट थी ये 15,000 की थी, ठीक है, बट अभी जो लिमिट है इसको बढ़ा के 20,000 कर दिया गया है कमिंग फाइनेंशियल ईयर से। उसके बाद सेक्शन 194DA, आप सोच रहे हो कितने सारे सेक्शंस हैं, तो ठीक है, सारे सेक्शन है, सबके लिए अलग अलग टैक्स रेट भी है। इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस पे आउट, अब आपकी कोई इंश्योरेंस पूरी हो गई, आपको पेमेंट आ रही है, बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं कि ठीक है पेमेंट आ गई, हमारे 1 लाख आनी थी, 1 लाख हमारे सपोज 2 लाख आनी थी, 2 लाख आ गई, ठीक है, थोड़ा कम हो गया है, तो हम इतना फोकस नहीं करते, ठीक है 1-2% ही तो अमाउंट कम आया है, कोई बात नहीं, ठीक है छोड़ो उसको। बट वो 1-2% कम नहीं आता है, वो क्या होता है 2% का जो है टैक्स रिडक्ट होता है, टीडीएस डिडक्ट होता है। अब बहुत से लोग, जैसे हम घर की लेडीज होती है, उनके नाम पे इंश्योरेंस कराया हुआ है, उनकी कभी आईटीआर फाइल तो होती नहीं, पैन कार्ड बेशक सबके पास होता है पर कई बार आईटीआर फाइल नहीं होती। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, उनकी हम आईटीआर फाइल नहीं करते उनके, लेकिन हाँ इंश्योरेंस पे आउट तो उनका आता है। सपोज वो पहले फाइल कर रहे थे, अब ठीक है उनकी इनकम वगैरह नहीं, और उन्होंने आईटीआर फाइल करना बंद कर दिया, ठीक है, पर हाँ अब उनका इंश्योरेंस पे आउट आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा भी, अब 100 रुपए में अगर 2 रुपए कम आते तो इतना हम नहीं बॉदर करते, ठीक है यार थोड़ा सा तो अमाउंट है, बट वो टीडीएस डिडक्ट होता है, वो आपके उस साल के आईटीआर अगर आप फाइल करेंगे तो आपको टीडीएस का रिफंड मिल जाएगा, अगर मिलना पॉसिबल होगा। तो उस चीज को भूलना नहीं है, पता करना है कि थोड़ा सा ही अमाउंट हमारा क्यों डिडक्ट हुआ, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद सेक्शन 194E, 194E क्या होता है, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है या स्पोर्ट्स के एसोसिएशन है, नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट मीन्स कि वो इंडियन नहीं है, तो वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप उनको 100 रुपये भी पे कर रहे हैं तो उसमें भी आप 20% डिडक्ट करके आप उनको 80 रुपीज़ ही पे करेंगे, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है।
उसके बाद है सेक्शन 194 डबल ई। इसमें क्या होता है, आपका एनएसएस नेशनल सेविंग स्कीम से अगर आपको पेमेंट आ रही है 2500 रुपये के ऊपर की, तो आपका 10% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। एक ये भी चीज़ है, आपके बैंक्स में, आपके पोस्ट ऑफिस में आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, आपको पता है आपका होगा, लेकिन आपको ये भी पता है आपकी इनकम स्लैब रेट से कम है, तो आपको बैंक को, पोस्ट ऑफिस को जाके इन्फॉर्म करना होगा, जी ऐसे ऐसे है, हमारी इतनी इनकम नहीं है। तो सिंपली आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं और आपका टीडीएस वो नहीं डिडक्ट करते हैं। उसके बाद है सेक्शन 194 जी। 194 जी में क्या है, आपको पेमेंट आ रही है, कमीशन से आ रही है, किससे, आप लॉटरी टिकट्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, आपने लॉटरी टिकट सेल करी, आपको पेमेंट आई, लेकिन अगर वो आपको 20,000 के ऊपर से आ रही है तो आपको उस पर 2% डिडक्ट होके मिलेगा। ठीक है, 20,000 के ऊपर से 2% डिडक्ट, वो 20,000 के ऊपर आपको 100 रुपीज़ पे हुआ, तो आपको कितना, 100 की जगह आपको 98 पे होगा, 2 रुपीज़। अगर आपने अपना पैन कार्ड सबमिट किया हुआ है तो आपके वो 26 AS में शो हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। 194H कमीशन और ब्रोकरेज से आ रही है, तो इसमें भी 20,000 की लिमिट है, आपका 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। अगेन मैं कहती हूँ, अगर आप चाहते हैं इसको रिफंड, आपको चाहिए 2% रिफंड, तो आप अपना पैन कार्ड दीजिए और आपके पैन के अगेंस्ट में वो फाइल हो जाएगा, आपको 26 AS में वो शो करने लगेगा। आप सिंपली जब आप ITR फाइल करेंगे तो आपके चांसेस है कि वो आपका रिफंड हो जाएगा, अगर आपकी इनकम जो है स्लैब रेट से कम आती है तो। उसके बाद सेक्शन 194I। 194I में क्या चीज़ होती है कि सपोज आपको रेंट आ रहा है, ठीक है, आपको रेंट आ रहा है, रेंट जो रहता है आपका सेक्शन 194I में है, 10% टीडीएस होगा। कब, अगर आपको 6 लाख के ऊपर आ रहा है आप ईयरली ले लीजिए, या अगर मंथली लेना है तो मंथली लेंगे तो आप 50K रहेगा। तो इसकी जो लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी आने वाले फाइनेंशियल में, पहले ये 2,40,000 थी, इन 20,000 पर मंथ, तो 2.5 इंटू बढ़ाया है इसको, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये वाला जो 194 सेक्शन आई जो है, ये ऑडिट के केस में जिनकी ऑडिट होती है उनका 194 सेक्शन आई में जो है टीडीएस डिडक्ट होता है। अब आप कह रहे होंगे कि मैडम ये तो सबका ही जो है डिडक्ट होता है, ये पॉलिसी तो सबके लिए ही है। ठीक है, उसके बारे में भी अभी आगे मैं आपको बताती हूँ, आप सेक्शन का ध्यान रखिए, इसका 194I है। उसके बाद सेक्शन 194IA मीन्स क्या, पेमेंट को कंसीडर किया जा रहा है ट्रांसफर। सपोज अगर आप कोई प्रॉपर्टी को जो है परचेज कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड के अलावा, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है, आपकी रेसिडेंशियल हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है, अगर इसमें 50 लाख के ऊपर की है तो आपका 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा। सपोज इट वही है कि आपको जो 60 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, तो 60 लाख की पेमेंट कर रहे हैं तो कितना, तो 1% जो है आपका लिमिट, 50 लाख की लिमिट हटा के 1% जो उस पर टीडीएस डिडक्ट हो गया, आप सामने वाली पार्टी को पे करेंगे जिससे आप परचेज कर रहे हैं। अब ये देखिए, वो था आपका 194I। ठीक है, अब 194D। 194D में क्या होता है, पेमेंट किसी को भी रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, रेंट आ रहा है कितना, 6 रेंट आ रहा है इंडिविजुअल का, HUF इसमें कवर नहीं होते। ठीक है, HUF नॉट कवर अंडर सेक्शन 194I। 2% का रेट है आपका 194I में, यहाँ पे 10% का रेट था, यहाँ पे आपका 2% का रेट है, रेट का डिफरेंस है, बाकी लिमिट सेम है। ठीक है, अगर किसी की ऑडिट हो रही है वहाँ आपका 10% रेट है, ऑडिट नहीं हो रही तो आपका 2% रेट है। बट हाँ, आपको अगर टीडीएस रिफंड चाहिए अपना, तो अपना पैन कार्ड जरूर दीजिए। उसके बाद है सेक्शन 194J, फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज। इस पे आपका कितना होगा, 50,000 की लिमिट है, रेट रहेगा आपका 10% का। सेक्शन 194 के, पेमेंट आ रही है आपको, इनकम आ रही है म्यूचुअल फंड से, जैसे आपको डिविडेंड आ रहा है, इस टाइप की इनकम आ रही है तो कोई लिमिट नहीं है, आपका 100 रुपीज़ आ रहा है तो आपको 90 रुपीज़ ही मिलेगा, 10% आपका डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट होके जो डिडक्ट करता है अपने पास रखता नहीं है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर देता है। आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले लीजिए, बट हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप पैन कार्ड जरूर दीजिए यहाँ पे, तभी आप उसको क्लेम कर पाएंगे। अब उसके बाद है 194 सेक्शन LA, पेमेंट अगर सपोज आपको कंपनसेशन मिल रही है, कंपनसेशन कब मिलती है हमें, गवर्नमेंट या तो कुछ कुछ भी, सपोज आपकी कोई लैंड है वो गवर्नमेंट के रोड में आ गई, या किसी फ्लाईओवर में आ गई, या कुछ भी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट लैंड ले लेती है, हम कंपनसेशन किसी भी तरह का गवर्नमेंट आपको देती है, 5 लाख का देती है तो आपको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, 5 लाख से ऊपर का देगी तो 10% आपको डिडक्ट होकर मिलेगा। सेक्शन है 194LB, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड टू नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट के लिए तो देखिए कोई भी लिमिट नहीं है, सीधा 5%। अभी हमने स्पोर्ट्स पर्सन का देखा था, वो भी नॉन रेसिडेंट, तो नॉन रेसिडेंट का तो सिंपल कोई लिमिट नहीं है, हाँ टैक्स रेट अलग अलग है।
उसके बाद है सेक्शन 194M, कुछ पेमेंट्स है इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट लायबल फॉर डिडक्ट टीडीएस अंदर कुछ पेमेंट जो है बाय इंडिविजुअल एचएफ उनका डेटा टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, बट हाँ लिमिट उसमें 50 लाख रुपीस की है, उसके ऊपर जो है आपका डिडक्ट होगा। मतलब कोई भी ऐसी जो 194C 194H और 194 में नहीं आ रही है, जिसमें इंडिविजुअल और एचएफ लाइबल नहीं है, तो वहाँ पे उनका क्या 50 लाख के ऊपर का आपका जो है डिडक्ट किया जाएगा। कैश विड्रॉल एक्सीडिंग, देखिए कैश विड्रॉल के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया है, आप उसको भी देख सकते हैं। बट यहाँ मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ। इन शॉर्ट में क्या है, देखिए अगर आप लास्ट 3 ईयर से आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं और आपने बैंक से 20 लाख के ऊपर का अमाउंट निकाला तो 2% आपका टीडीएस कटेगा, और 1 करोड़ का निकाला तो 5% टीडीएस कटेगा। किसी और के बैंक से नहीं, आपके खुद के बैंक में भी लगेगा, ठीक है। बट अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं लास्ट थ्री ईयर्स से, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ छोड़ के 1 साल किया 2 साल नहीं किया फिर नहीं, लास्ट 3 कंटिन्यूस, उसमें क्या होगा, आप उस अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसमें आपके 20 लाख की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप 1 करोड़ के ऊपर निकालेंगे तभी जो है आपका 2% का टीडीएस कटेगा, ठीक है। बट बशर्ते ये कि आपकी लास्ट कंटिन्यूस 3 ईयर्स की आईटीआर फाइलिंग होनी चाहिए। उसके बाद है सेक्शन 194O, किसके लिए होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो डिजिटली जो बिजनेस करते हैं, उनको जो पेमेंट आती है गुड्स की प्रोविजन की, उस पर उनका जो डिडक्ट होता है, कितना लिमिट कितनी रहती है, 5 लाख की। 5 लाख से ऊपर के अगर वो सेल ऑफ गुड्स कर रहे तो उनका 0. ये जो है आपका 0.01 है, इट्स नॉट 1, इट्स 0.01%। ये उनका टीडीएस होता है जो डिडक्ट होके फिर ये उनके पैन कार्ड, क्योंकि ई कॉमर्स पे आप सेल कर रहे तो आपका पैन कार्ड तो मैंडेटरी होता ही है, तो ये उनके 26AS में शो हो जाता है, वहां जाके जो इजिली क्लेम हो सकता है। मैं आपको जरूर दिखाऊंगी किसी का। उसके बाद है सेक्शन 194P, देखिए अगर आपको पेंशन आ रही है, देखिए इसमें 2 चीज, इसमें ध्यान से सुनिएगा, ये किसके लिए होता है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, जिनकी सिर्फ 2 ही टाइप से इनकम होती है, पेंशन से और इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट भी कौन सा, उनके बैंक में जो पैसा रखा है उससे इंटरेस्ट आ रहा है, उसी पैसे से वो एफडी करा रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफाई सीनियर सिटीजन के, सुपर सीनियर सिटीजन के होते हैं ये सिर्फ जिनकी एज जो है 75+ है, बट उनके ऊपर भी कुछ लिमिट्स है कि उनके पास एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसी बैंक में उनका पेंशन और इंटरेस्ट आना चाहिए। उनको आईटीआर भरने की भी इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे उनको ज़रूरत होती है वो टीडीएस कट जाता है। बट हाँ, उनको बैंक में बोलना होगा कि मेरा यही बैंक अकाउंट है, इसी में मेरी पेंशन की इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम भी इसी से आ रही है, और एज पर स्लैब रेट उनका वहीं से टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं होती है, बस बशर्ते ये कि उनका एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद है सेक्शन 194O, इसमें क्या होती है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, कोई भी आप परचेज कर रहे हो गुड्स की, 50 लाख की लिमिट आपकी क्रॉस हो गई है तो 0.10% जो आपका रेट ऑफ टीडीएस जो है आपका डिडक्ट होगा। ये ज़्यादातर किस में काम आता है, होलसेल परचेज में। जो होलसेल वाले बिजनेसेस होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट्स में बार बार जो है ट्रांजेक्शन परचेजेस करते हैं, तो उनका ये क्या होता है, टीडीएस डिडक्ट होता है 0.10%। उसके बाद है सेक्शन 194R, ये क्या चीज़ होती है, देखिए जो भी ये बिजनेसेस होते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ये जब किसी का प्रोडक्ट, जैसे आप डॉक्टर्स या मेडिकल स्टोर्स का देख लीजिए, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उनको अपनी दवाइयों का जो भी कुछ स्टॉक देते हैं, तो एक पर्टिकुलर सेल के बाद उनको कुछ गिफ्ट्स देते हैं, कुछ भी गिफ्ट हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई प्योरीफायर हो सकता है, तो उसका होता है अगर वो 20,000 के ऊपर का दे देते हैं तो उनके 10% वो टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं, तो ये चीज़ है। सेक्शन 194S क्या है, टीडीएस ऑन ट्रांसफर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं, बिटकॉइन जैसी टाइप होती है, इसकी लिमिट है 50,000 की। अगर आप इंडिविजुअल है और एचयूएफ है और आपके पास कोई और बिजनेस नहीं है तब तो आपकी 50,000 की लिमिट है, बट इसके अलावा तो आपकी 10,000 की लिमिट है। रेट आपका 1% ही टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा, पर टीडीएस डिडक्ट होके कोई भी अपने पास नहीं रखता है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट तो कर देता है, बट अगर आपको चाहते हैं कि आप उसका रिफंड लें तो आपको हर जगह अपना पैन कार्ड ज़रूर देना है, और पैन कार्ड देने से ही नहीं होगा, उसके बाद आपको अपनी आईटीआर भी फाइल करनी है, क्योंकि टीडीएस का पैसा डायरेक्ट अपने आप ही आपके अकाउंट में नहीं आएगा। उसके लिए आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी, स्लैब रेट के अंडर में आपकी आईटीआर होगी तो आपका आ जाएगा। सेक्शन 195, देखिए आपने कोई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड बाय एनआरआई सिटीजन्स, अगर एनआरआई सिटीजन्स को इन्वेस्टमेंट से इनकम होती है तो उनकी कोई लिमिट नहीं है।
उनको अगर 1 लाख की इनकम हो रही है तो उनको 1 लाख ना मिलके 80,000 मिलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट की। अब टीडीएस सर्टिफिकेट होता क्या है, देखिए जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, जहाँ से भी बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगी तो वो टीडीएस सर्टिफिकेट देगी। आपकी कंपनी डिडक्ट कर रही है तो एम्प्लॉयर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देगा। तो जो एम्प्लॉयर देता है वो फॉर्म 16 देता है, फॉर्म 16A, 16B, 16C, ये सारी चीज़ें देता है। उसके अलावा इस टीडीएस जो भी आपका डिडक्ट होता है वो क्वार्टरली में आपको जो है शो होता है। सपोज आपका जनवरी में टीडीएस कोई कटा तो देखिए जनवरी में वो शो नहीं होगा, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर खत्म, अप्रैल में आपको शो हो जाएगा। अमाउंट पे टीडीएस डिडक्टेड, मैनी डिटेल्स, कई तरह से टीडीएस डिडक्ट होता है, सारे की सारी डिटेल्स आपकी शो होती है। हाँ, अगर आप सैलरीड के केस में आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो 16A B C में आपका जो है शो हो जाएगा। सॉरी, 16A और 16B में आपका सैलरीड का होगा, 16C में अदर देन सैलरी का होगा, बट क्वार्टरली होता है। ठीक है, क्योंकि कभी भी आप देखेंगे जो अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका मार्च में तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो वो आपका जो टीडीएस जितना कोई डिडक्ट हुआ है वो तो आपको पता होता है, बट वो रिफ्लेक्ट होने में टाइम लेता है। वो आपका मई जून तक जो है रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा सजेशन दिया जाता है कि आपका अगर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो आप जून के बाद ही अपना जो है आईटीआर फाइल करें। बट हाँ, अगर आपका टीडीएस उस पर शो कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो गया, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कैसे अपना टीडीएस को सेव करेंगे, देखिए हाँ, बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसलिए इन केस ऑफ सैलरी एम्प्लॉयर्स आप कह सकते हैं कि आप उनका एम्प्लॉयर को आप बता सकते हैं कि आपकी इनकम जो है बिलो स्लैब रेट है तो आपका टीडीएस को डिडक्ट नहीं करेंगे। न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो 12.7 लाख तक आपका बनता है तो नहीं होगा आपका टीडीएस डिडक्ट। नॉन सैलरी है, अगर आपकी ये है ओल्ड में 2.5 हो गया, 3.5 ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, तो आपका टीडीएस नहीं होगा। न्यू टैक्स रिजीम 4 लाख होगा, 4 लाख के बिलो आपकी इनकम है तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अभी 2.5, 3.5 ओल्ड रिजीम के अंदर क्या है, देखिए अगर बिलो 60 है तो 2.5, अबव 60 है तो 3, 60 के अबव 6, 80 के अबव है तो 5, ये रहता है। तो उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने, अगर आप बिलो 60 है तो 15G का फॉर्म आप अपने बैंक्स में जाके सबमिट कर सकते हैं, प्लस अपने एम्प्लॉयर को भी बता सकते हैं। 15H का भी आप जाके फॉर्म, 60 के अबव है तो 15H का फॉर्म जाके आप बैंक, पोस्ट ऑफिस या अपनी कंपनी में भरिए। 15H और 15G क्या होता है, मेनली ये इसलिए होता है कि आप अपने एम्प्लॉयर या बैंक्स को बता रहे हैं कि आपकी इनकम स्लैब रेट के ऊपर नहीं पहुंचेगी, जो भी इंटरेस्ट आपको पे हो रहा है उससे भी। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है टीडीएस ना डिडक्ट किया जाए। ठीक है, तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपना टीडीएस को सेव कर सकते हैं। ठीक है, डिडक्ट होने से बचा सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और कर सकते हैं, आपको ये मैनेज करना होगा। देखिए 50,000 की लिमिट लगी हुई है कि 50,000 से ऊपर का इंटरेस्ट आपका आएगा तो टीडीएस कटेगा। तो आप इस तरह से अपनी, आपके पास सपोज 2 बैंक अकाउंट है, आपको एफडी करानी है, बट आप एक में कराएंगे तो आपको पता है आपको 80,000 का जो है इंटरेस्ट आएंगे, तो आप एक जगह क्यों करा रहे हैं, आप 2 बैंक में कराइए, आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। रिफंड ऑफ टीडीएस, चलिए आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया, आप उसका रिफंड कैसे लेंगे। सबसे पहले तो ओल्ड रिजीम के अंदर अभी के केस में तो आपकी 5 लाख तक एग्जिम्ट है। सॉरी, अभी जो नया सेशन है उसमें 5 लाख तक है, और नया सेशन में ओल्ड रिजीम में 5, न्यू में 12। तो वहाँ पे जो है आपका जो रिफंड टीडीएस ईजिली आ जाएगा। टीडीएस डिडक्ट कैसे होता है, अगर आप 15G और H फॉर्म भरना भूल जाते हैं तब आपका टीडीएस डिडक्ट तो बैंक तो करेगा ही, क्योंकि बैंक को तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला हुआ है कि आपको करना ही है डिडक्ट, अगर किसी भी तरह की आपका नोटिफिकेशन नहीं आती है, या आपकी ओवरऑल इनकम जो है बिलो 5 और 12 है, तब भी आपका जो कंपनी तो नहीं काटेगी डिडक्शन, जो आपको सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, आफ्टर फाइलिंग आईटीआर टीडीएस रिफंड आपको मिल सकता है बैंक में, कब मिलेगा, लेकिन वो पूरा पूरा मिलेगा बट विद इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो भी मार्च में फिनिश होगा, इसमें क्या लिमिट है, अगर आप न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग जाते हैं तो आपको 7 लाख की रिबीट। ठीक है, तो आपका 7 लाख तक नहीं कटेगा टीडीएस, बट उसके लिए आपको बताना तो पड़ेगा ना, नहीं बताएंगे तो वो तो काटेंगे, वो तो टीडीएस काटेंगे, क्योंकि उनको तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला हुआ है। तो आपको थोड़ा अवेयर होना है, और अवेयर होने के लिए इस तरह की वीडियो और कंटेंट मैं पोस्ट करते रहती हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। फॉर्म 26AS, अब ये क्या चीज़ है, जितने भी टीसीएस टीडीएस डिडक्ट होते हैं, टीसीएस तो नहीं, टीडीएस जो डिडक्ट होता है वो फॉर्म 26AS में, टीसीएस भी शो होता है आपका, हाँ सारी चीज़ें एवरीथिंग 26AS में डिडक्ट होता है, जहाँ जहाँ भी आपका पैन कार्ड लगा हुआ है। सेल्फ असिस्मेंट, आप एडवांस टैक्स आप पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आप इसको ऐसा नहीं कि आप हर महीने जाके चेक करें, आप 6 महीने एक बार भी करेंगे तो चलेगा।
मोस्ट ऑफ द डेटा सारा आपका एआईएस और टीआईएस में दिख जाता है और सारा डेटा क्वार्टरली अपडेट होता है। तो आपको देखना तो आप क्वार्टरली चेक कीजिए, नहीं तो ईयर एंड में चेक कीजिए। सजेशन आपको मैं ये देना चाहूँगी कि आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखिए। एवरी मंथ के जो भी आपके बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, एआईएस, टीआईएस को चेक करें, अपने रिकॉर्ड से एआईएस, टीआईएस को मैच करें और आईटीआर को प्रॉपर सब कुछ डेटा चेक करने के बाद फाइल करें, ठीक है? और अननेसेसरी ट्रांज़ैक्शन को ना करें कि ठीक है, आपने आपके दोस्त ने आपके अकाउंट में 10 लाख डाला, आप तीसरे पर्सन को भेज दीजिए। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। और क्योंकि ठीक है, उसके बाद है रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको मैच करने में सही होगा, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं कि 26 एएस और एआईएस में एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिख जाती है जो आपके पैन पे नहीं हैं, तो उसको भी आपको रिव्यू करके हटाना होता है। तो होप सो कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कन्फ्यूज़न आपकी टीडीएस से रह गई होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक